हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रवीण एंड आई वेलकम यू टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने रिवोल्ट किया टू डिमांड द राइट्स। फिर हमने देखा द लाइफ ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डिगोज, और हमने देखा कि उनका जो डिक्लेरेशन था उसमें उन्होंने कैसे वुमेन के लिए और मेन के लिए एक बैलेंस्ड बेसिक राइट्स की डिमांड की थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड माय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परसुइंग द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट दोस्तों, पहला टॉपिक है द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी, एज यू ऑल नो, स्लेव्स जो होते हैं वो किसी अपने अपने मालिक के लिए काम करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, बट उनको ये अधिकार नहीं होता कि वो अपना काम छोड़ के जा सके, जिसको हम बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। एंड स्लेव्स आर ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी फॉर देयर मास्टर। वो उनकी मिल्कियत समझी जाती है स्लेव्स को। तो पहला प्रश्न आता है कि स्लेव्स चाहिए क्यों, क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी थी स्लेव्स की। तो आइए देख दोस्तों, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्लेव्स क्यों रिक्वायर्ड थे। The Caribbean colonies were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो दोस्तों, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि ये जो क्रॉप्स की जिनकी हम बातें कर रहे हैं, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, ये सारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं। एंड फ्रांस जो है वो एक टेम्परेट रीजन का कंट्री है, करेक्ट। तो इसका मतलब कि ये सारे कमोडिटीज के लिए फ्रांस को डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी एक ऐसी कॉलोनी पे, राइट, जिस पे वो अपना अधिकार जमा सके और इन कमोडिटीज को हासिल कर सके। तो वैसी कैरेबियन कॉलोनीज पे फ्रांस ने अपना अधिकार जमा लिया था, जहाँ से ये सप्लाई उनको मिलती थी। और प्रॉब्लम ये था कि यूरोपियंस इतने दूर जाना नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब था कि प्लांटेशन में काम करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ रही थी, और यूरोपियंस वर नॉट ईगर, नॉट रेडी टू गो टू दिस फार ऑफ लैंड। तो अब कौन काम करेगा। तो इसके लिए जो शॉर्टेज था लेबर का, उसके लिए एक ट्रेड चालू किया गया, इसे कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर क्यों? क्योंकि बेसिकली ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज, जो अभी सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसके बीच चलता था ये। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये मैंने ली है 12 Years अ स्लेव मूवी से। इफ यू रियली वांट टू सी द लाइफ ऑफ द पीपल कि कैसी थी, कैसे एक्सपीरियंसेस होते थे उनको, आई रिकमेंड यू, दिस इज वन ऑफ द ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी, 12 Years अ स्लेव। आप देखेंगे तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कैसी दुर्दशा होती थी स्लेव्स की उस जमाने में। So the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. तो इस तरीके से यूरोपियन मार्केट्स में डिमांड फुलफिल की जाती थी स्लेव्स को एक्सप्लॉइट करके। तो स्लेव्स क्यों जरूरी थी, हमने देखा। ये स्लेव्स आते कहाँ से थे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्लेवरी ट्रेड जो है वो 17th सेंचुरी के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जब यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज बनाने के लिए निकल पड़ते, एक होड़ लगी रहती है उनके बीच में। तो फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो सेल करते थे यूरोप, फ्रांस के पोर्ट से, बॉर्डेक्स या नैंटेस जो फोर्ट है वहां से अफ्रीका के कोस्ट तक। अफ्रीका में पहुंच के वो वहां पे स्लेव्स खरीदते थे उनके लोकल चीफटेन से, जो कि उनके सरदार हुआ करते थे, उनसे स्लेव्स खरीदते थे। क्योंकि स्लेव्स वर ट्रीटेड एज कमोडिटीज, राइट, तो उनको खरीदा बेचा जाना, दिस वर कॉमन ड्यूरिंग दोज टाइम्स। इनको बुरी तरीके से शिप में ठूस ठास के 3 महीने की जर्नी करके आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन कोस्ट से अक्रॉस द अटलांटिक वो पहुंचते थे कैरिबियन कंट्रीज में, और वहां पे पहुंचने के बाद उन्हें बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। क्योंकि प्लांटेशन ओनर्स कौन थे, अगेन यूरोपियन पीपल थे, रिच क्लास पीपल थे, जिन्होंने प्लांटेशन खरीद रखे थे कैरिबियन कंट्रीज में, और उन्हें काम करने के लिए मर्चेंट्स जो है ये स्लेव्स उन्हें बेच दिया करते थे। तो आपके लिए एक छोटा सा सेल्फ स्टडी है दोस्तों। आपको लोकेट करना है ये जो पोर्ट ऑफ बॉर्डियूक्स और नैंटेस जो है वो फ्रांस के मैप में, और दूसरा आप फाइंड आउट कीजिए कि कैरेबियन कंट्रीज कौन कौन सी है, उनके नाम क्या है, एंड ट्राई टू लोकेट देम इन दी मैप। ठीक है, तो फ्रांस में तो पूरी लहर चल रही थी राइट्स की एंड लिबर्टी की। सो प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोस। तो प्लांटेशन ओनर को लगा कि ये उनका राइट है कि वो एनस्लेव कर सके
अफ्रीकन निग्रोस को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल टोटली मिसिंग है यहाँ पे, राइट्स का प्रिंसिपल को गलत तरीके से यूज किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जैसे कि पूरे फ्रांस में लहर चल रही थी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की। तो बहुत बार नेशनल असेंबली में इसका डिस्कशन भी हुआ कि भाई राइट्स ऑफ अ मैन, जो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, नेचुरल राइट्स दिए गए थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू मैन एंड सिटीजन। तो ये जो राइट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स, मतलब सभी लोगों को एक्सटेंड करना चाहिए, इंक्लूडिंग फ्रांस में रहने वाले लोग और फ्रेंच कॉलोनीज में भी, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनीज में भी जो लोग रह रहे हैं, आफ्टर ऑल दे आर फ्रेंच सब्जेक्ट्स। जैसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, इंडिया व्हेन इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश इट वाज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। तो तो डिस्कशन यही चलता था कि एक्सटेंड करना चाहिए उन उन तक ये राइट्स या नहीं करना चाहिए। बट डिस्कशन का कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा कोई लॉ पास कर दिया तो बिजनेसमैन जो थे उन वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको अपोज करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल प्लांटेशन ओनर्स ने काफी इन्वेस्टमेंट किया था कैरेबियन कंट्रीज में, और वो सप्लाई भी करते थे एसेंशियल कमोडिटीज फ्रांस को। तो इस दुविधा के कारण उन्होंने कोई लॉ नहीं बना पाए थे। बट फाइनली जो नेशनल कन्वेंशन आती है 1794 में, आपको याद होगा, जैकोबियन गवर्नमेंट जाने के बाद नेशनल कन्वेंशन आती है, तो उन्होंने लेजिस्लेशन बनाया कि सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया जाएगा फ्रेंच कॉलोनीज में। दे वुड नाउ नॉट बी स्लेव्स बट पेड लेबरर्स। ठीक है। बट फिर ये होता है कि नेपोलियन के आने के बाद वो फिर स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फाइनली 1848 तक ये स्लेवरी चलती है। बाद में 1848 में वो फ्रेंच कॉलोनीज में ये स्लेवरी एबॉलिश कर दी जाती है। राइट। तो आप राइट साइड में ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक उस समय का प्रिंट है 1794 का, जब नेशनल कन्वेंशन ने पास किया था लॉ टू फ्री ऑल द स्लेव्स। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। इमेंसिपेशन मतलब लिबरेट कर दिया गया इन स्लेव्स को। आप देख रहे हैं एक फ्रेंच जेंटलमैन दूसरे एक अफ्रीकन निगरो के कंधे पे हाथ रख के, इक्वलिटी का काइंड ऑफ पिक्चर दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो सबसे ऊपर में आप ट्राई कलर का बैनर देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है द राइट्स ऑफ मैन, राइट, जो कि नेशनल कन्वेंशन ने पारित किया था उस समय। और नीचे इंस्क्रिप्शन अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ अनफ्री, राइट। तो इनको जो अनफ्री जो थे, बॉन्डेड थे, इनको फ्री कर दिया गया है। एक्सट्रीम राइट में आप देखते हैं कि एक लेडी है जिनके हाथ में कुछ एक ड्रेस है जो फ्रांस के पीपल पहनते थे, वो ये ड्रेस उन स्लेव्स को दे रही है। आई मीन इट्स एन इंडिकेशन टू सिविलाइज दी स्लेव्स बाय गिविंग देम द यूरोपियन क्लोथ्स, राइट। तो उनके हिसाब से सिविलाइज लोग वही थे जो इस तरह के कपड़े पहनते थे। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आपको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, विच इज कॉल्ड व्हाइट मैन्स बर्डन। और व्हाइट मैन्स बर्डन क्या चीज होती है? ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हाइट मैन के ऊपर, ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कॉलोनीज जो भी है, इनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू गवर्न एंड सिविलाइज नॉन व्हाइट पीपल। और ऑफन ये यही एक एक्सक्यूज देके ये अपने कॉलोनी का एक्सपांशन करते थे। इनफैक्ट ये सेम थ्योरी इंडिया में भी लगाई गई व्हाइट्स मैन बर्डन की, भाई ब्रिटिश हम आप पे रूल करने आए इंडियंस पे, बिकॉज वी वांट टू सिविलाइज यू पीपल एंड दैट्स व्हाई आवर रूल इज जस्टिफाइड। तो आप इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट था और किन्होंने इंडिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था। और दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमने देखा स्लेवरी के बारे में कि कैसे उस समय स्लेवरी के हालात थे और फाइनली कब स्लेवरी एबॉलिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब देखिए दोस्तों, रिवोल्यूशन तो बहुत लंबा चला और सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन रिवोल्यूशन होने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आम जनता पे, उनके डे टू डे लाइफ में क्या पड़ा, राइट। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया, बट हाउ डज इट मैटर टू मी एज अ पर्सन, हाउ डज इट मैटर? तो वो देखने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। आंसर है डेफिनेटली यस। पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है कि हमारा क्या पहनावा है, हमारी भाषा, हमारी किताबें जो पढ़ने का है। अ, देखते हैं कि कैसे इफेक्ट हुई फ्रांस के पॉलिटिक्स में ये सब चीजें। तो 1789 का ईयर आपको याद ही होगा, समर ऑफ 89, फॉल ऑफ बेस्टाइल था। उसके बाद से ही लाइफ बदल चुकी थी फ्रांस की।
उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है, उन्होंने ऐसे लॉज पास किए जिससे कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी को ट्रांसलेट किया जाए एवरीडे प्रैक्टिस में। हमने देखा था लास्ट टाइम कि गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन हुए थे, वो जॉब ट्रेनिंग ले सकते थे, तो इस तरीके के लॉज पास किए गए। अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या चीज होती है? सेंसरशिप मतलब ये होता है कि आप जो भी मटेरियल, रिटर्न मटेरियल आप पब्लिश करने वाले हैं, वो पब्लिश करने के पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है जो गवर्निंग अथॉरिटी है। तो द ओल्ड रेजिम मतलब फ्रांस बिफोर 1789, इसके पहले का जो ओल्ड रेजिम, इस 1789 के पहले का जो रेजिम था उसे ओल्ड रेजिम कहते हैं। और उस समय क्या होता था कि जो मोनार्की थी वो सारे जो भी मटेरियल है, रिटर्न मटेरियल, उसको चेक करती थी, वेरीफाई करती थी, एंड देन ओनली दे वर अलाउड टू पब्लिश। इवन हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में के काल में भी बहुत बार ये सेंसरशिप लगा दी गई ब्रिटिश द्वारा, कि ताकि वो एक कंट्रोल रख सके कि क्या पब्लिश होने वाला है, क्या पब्लिश नहीं होने वाला है। क्योंकि हमको पता है कि जो कितना पावरफुल होता है मीडिया, या कितना पावरफुल होते हैं बुक्स, क्योंकि उनके आइडियाज जो होते हैं वो बहुत ही इजिली प्रोपगेट होते हैं लोगों में और एक वैचारिक क्रांति लाते हैं। हमने ये वैचारिक क्रांति पहले भी देखी हुई है, जब जिसके कारण थर्ड स्टेट वाले जो मिडिल क्लास थे उन्होंने रिवोल्ट चालू किया था। तो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप हो गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया था लोगों को, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, बुक्स, ये सभी चीजें लोग दे वर फ्री टू पब्लिश ऑल दिस थिंग्स, और ये न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव गांव तक पहुंचने लगे थे। तो इससे बहुत ही क्लियर था कि जो आइडियाज थे, जो लोगों के विचार थे, वो बहुत ही सीमलेसली, आसानी से प्रोपगेट हो रहे थे, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव में भी। फ्रीडम ऑफ प्रेस के कारण अब अपोजिंग व्यूज भी सामने आ रहे थे। अगर गवर्नमेंट कुछ एक एक्शन ले रही है और उसके अगेंस्ट में लोगों के व्यूज है, तो वो भी एक्सप्रेस किए जा सकते थे। फिर प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस, ये सभी में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। और ये एक मीडियम था कि मतलब जो आप, जैसे आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि जो कठपुतलियां होती थी, या आज़ादी के समय जो गीत लिखे जाते थे, या फिर आप तिलक जी का गणेश उत्सव देख लीजिए। तो ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं मासेस के लिए, और ये एक मीडियम होता है कि जिससे वो अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचा सके। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी प्ले, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू ये जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस थे, ये आम जनता तक पहुंचाए गए। तो इस तरीके से रिवोल्यूशन न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेज पे रहा, बल्कि ये लोगों के रोजमर्रा जिंदगी में भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। और आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये कैप, रेड कैप जो पहनी जाती थी, वंस अ स्लेव बिकम फ्री, तो ये भी एक आइडेंटिटी थी। एंड बिलो पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्राई कलर, जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग है, वो ड्रेस पहनी हुई महिला है। तो दिस वाज शोइंग कि द फ्रीडम, ये बता रहे हैं कि वी आर फ्री नाउ। इनके हाथ में एक चेन भी है जो नाउ ब्रोकन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप पॉज करके एक बार इन डेट्स को पढ़िए। एक एक टाइमलाइंस का आइडिया होना चाहिए आपको कि कैसे लुई किंग पहले राजा बनते हैं, कैसे उनका ट्रेजरी एम्प्टी रहता है, कैसे लोगों के बीच में एक डिसकंटेंट होता है, स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है, फिर नेशनल असेंबली कैसे बनती है। नेशनल असेंबली डिसाइड करती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, फ्रांस एक एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाता है। उसके बाद में फिर हम ये भी देखते हैं कि मोनार्की एबॉलिश होती है, फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है। हमने रेन ऑफ टेरर देखा जैकोबियन गवर्नमेंट का। उसके बाद आती है डायरेक्टरी का रूल आता है, एंड डायरेक्टरी रूल एंड कन्वेंशन के बीच में जो भी डिफरेंसेस के कारण में नेपोलियन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड वो लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप अपने अंदर में लेते हैं। नेपोलियन आइडियाज का प्रोपगेशन होता है, डायनेस्टीज हटाई जाती हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज बाकी यूरोपियन कंट्रीज में फैलने लगते हैं, और फाइनली 1815 में वाटरलू में उनकी डिफीट होती है। तो दोस्तों अभी हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, बट ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर नहीं है। ये एक एक रिफ्लेक्शन है कि कैसे चुनौतियां आती हैं मानव समाज में, और कैसे जनता उसका उत्तर देती है, कैसे राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, और कैसे हमको उसको बहुत ही संजो के रखना ज़रूरी है।
तो ये करंट इवेंट से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि हम समझ सके कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की एंड रिपब्लिक के आइडियाज को। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में घटना हुई है, द कैरिबियन आइलैंड्स ऑफ बारबाडोस वांट्स टू रिमूव ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो बारबाडोस जो आइलैंड है कैरेबियन, आप देखिएगा मैप में कैरेबियन कंट्रीज कौन कौन सी है, उसमें बारबाडोस इज वन ऑफ देम। बारबाडोस को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1966 में। इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन क्वीन उनकी हेड थी, राइट? तो अगर क्वीन उनकी हेड है, मतलब वो कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशन तो उनका है, बट हेड ऑफ द स्टेट इज अ मोनार्क। मोनार्क है, इसका मतलब वो हेरिडिटरी उनका पोजीशन है, इट्स नॉट अ इलेक्टेड पोजीशन। तो अभी कैरेबियन आइलैंड के जो बारबाडोस कंट्री है, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल रिमूव क्वीन एलिजाबेथ एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक बनने का अर्थ क्या है कि नाउ द हेड ऑफ द स्टेट वुड बी अ इलेक्टेड पोजीशन, नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही हमको क्लियरली समझाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की एंड रिपब्लिक का क्या रिलेशन है। सेकेंड इंसिडेंट पे आते हैं दोस्तों। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज कंट्री कॉल्ड बेलारूस विच इज वेरी नियर टू रशिया। तो इस कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं बेलारूसियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जहां पे प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको जो कि यूरोप के लास्ट डिक्टेटर भी रेफर किए जाते हैं। ये बहुत सालों से ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, और इनके इलेक्शंस जो भी हो रहे हैं इस कंट्री में, वो सारे रिग्ड हो रहे हैं, वो सारे फ्रॉड ऐसे कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनता आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तेजित हो रही हैं अपने डिमांड के, अपने राइट्स के लिए, और अपने सोवरेनिटी के लिए ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनका, तो हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान में बहुत ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, आप अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों को दबा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगर एग्जांपल लिया जाए तो जो उनके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि जनता भड़क जाए। और हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जनता ने जो किया वो यहाँ की जनता ना करे तो ये बेहतर होगा सभी के लिए। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि कितनी पुरानी इंसिडेंट है, बट उसके आज भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको आज के समय में भी प्ले होती हुई दिख रही है इस दुनिया में। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिंक दिए हैं। एक तो इंडियन एक्सप्रेस का लिंक है जिसमें आप ये खबर को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, एंड दूसरा एक यूट्यूब का लिंक दिया है मैंने ध्रुव राठी का, जिन्होंने ये इंसिडेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ सेल्फ स्टडी यहाँ पे पॉइंट्स है, तो आप ट्राई टू फाइंड आउट कीजिए कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आज भी हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और कितने नेशंस है जो डिक्टेटर्स रन कर रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों, ये आपके चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस है और जिसको मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं आपको, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड हमारी ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप जहाँ से ले सकते हैं, बट हमारी सीरीज का ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग आउट द स्टोरी इन अ मैनर विच यू कैन अप्रिशिएट। आप ऐसी स्टोरी सुने जिसे आप रिलेट कर सकें, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, जिसको आप अप्रिशिएट कर सकें, और ये स्टोरी का रेलेवेंस समझने की कोशिश करें कि ये स्टोरी कितनी रेलेवेंट है आज के समय में, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ताकि हमारी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो। क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके आंसर्स खुद फ्रेम करने की कोशिश करें। मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, आप खुद फ्रेम करें। आप स्टोरी पूरी समझ गए, अगर आप खुद फ्रेम करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, आपकी एनालिसिस स्किल्स इंप्रूव होगी, राइट? तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। सेल्फ स्टडी में आप मैंने यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू देम। आप एक माइंड मैप तैयार कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का, अपना एक छोटा सा नोट बनाइए 1 पेज में, सारे इवेंट्स को रिलेट करते हुए एंड टू एंड एक पिक्चर बना के रखिए ताकि आपको बहुत ईजी हो रिवीजन करने में। फिर आप चार्ली हेब्डो, ये टॉपिक पे गूगल सर्च कीजिए एंड देखिए चार्ली हेब्डो क्या इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट पढ़ने के बाद आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि राइट ऑफ फ्रीडम जो फ्रांस में है, इज इट करेक्ट?
या इट नीड्स सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस? आप ये एनालाइज कीजिए। थर्ड है आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो अगेन वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसके बारे में पढ़िए और इस लेसन के साथ में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी आंसर्स है मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने क्या जाना चार्ली हेब्डो के बारे में और कैसे ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिलेटेड है। चेक योर नॉलेज। तो दोस्तों अभी आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एंड टू एंड की कहानी में कौन कौन था, कैसे कैसे वो पात्र ने अपना रोल प्ले किया, कैसे कैसे घटनाक्रम एक के बाद एक हुए। तो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्विज अटेम्प्ट करें गूगल या यूट्यूब में जाके, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही बैठी है या नहीं बैठी है। देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। तो और ये कोरोना वायरस का जो इंसिडेंट है इसने पूरे डायनामिक्स चेंज कर दी है जॉब मार्केट के। तो मेरा ये एनालिसिस है कि आगे आने वाले समय में जो भी ऑटोमेशन के कारण इजी जॉब्स जो हैं वो जाते रहेंगे एंड सिर्फ वही जॉब्स बचेंगे जिसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से हमको ये थिंकिंग प्रोसेस वाला जो एक माहौल बनाना है, ताकि हम एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्रिटिकली एनालाइज करें कोई भी चीज़ को, सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ माने नहीं, बट खुद रिसर्च करने की कोशिश करें। तो इससे हमारा इंक्विजिटिवनेस बनेगा, हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी और आगे आने वाले समय में हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस मैसेज के साथ आज मैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी का अंत करता हूँ और उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट से में बताएं कि और क्या आप जानना चाहेंगे और क्या आप समझना चाहेंगे, और कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहेंगे जिसे मैं आपके सामने पेश करूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।